Hello everyone, welcome to our online classes. Today I discuss about our new topic. आज जो है अपना एक नया टॉपिक के साथ इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। इस नए टॉपिक में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने नाम तो लिख रखा है इस पर। उसका नाम है पाइलोरिक स्टेनोसिस। इस पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में अपन डिटेल से जो है आज स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि क्योंकि इसका हर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है, चाहे अपना थ्योरी एग्ज़ाम हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ऐसा कोई लाइन नहीं छोड़ूंगा, ऐसी कोई भी क्वेश्चंस जो होती है वो नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ वेटेज जो है कवर करके चल रहे हैं अपन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है उसके बारे में भी बता देता हूँ। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है एक स्टमक की प्रॉब्लम है। जो स्टमक होता है उसकी साइज़ कैसी शेप कैसा होता है, जे शेप। जो इंग्लिश का शब्द होता है जे, वर्ड जो वर्णमाला का जो जे शब्द होता है वैसा। और स्टमक की जो लेयर होती है वो 4 लेयर होती है। अगर मैं इनर से आउटर की तरफ बात करूँ तो अंदर ही अंदर होती है म्यूकोसा, बाहर उसके ऊपर होती है सब म्यूकोसा, उसके भी ऊपर होती है मस्कुलर, और लास्ट में होती है सीरोसा। अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो। और जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अपन बात करेंगे कौन सी लेयर की प्रॉब्लम है। तो ये जो मस्कुलर लेयर होती है वो फिर से 3 लेयर में डिवाइड होती है। ये फिर से 3 लेयर में डिवाइड होती है, जिसका नाम है पहला नाम है इनर, मिडल, आउटर। इनर का जो नाम है ओब्लिक, मिडल का नाम है वो है सर्कुलर, और लास्ट में जो है कौन सी है अपनी आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। कहने का मतलब मैं स्टमक का डायग्राम बनाऊं। ये अपना स्टमक, ये स्टमक है तो इसके अंदर लेयर पाई जाती है ऐसे 1 बाय 1 ऐसे। तो मैंने बताया है इनर टू आउटर, इनर आउटर। तो कितनी लेयर बताई है मैंने बताई है, पहली लेयर बताई थी कौन सी, अंदर ही अंदर म्यूकोसा, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद मस्कुलर, फिर उसके बाद सीरोसा। जो मस्कुलर लेयर है वो फिर से कितनी लेयर में डिवाइड है, 3 में। कौन कौन सी, इनर, फिर है मिडल, फिर आउटर। ये जो लेयर है तीनों, ये तीनों जो लेयर है, ये तीनों लेयर फिर से डिवाइड की गई है। पहली है ओब्लिक, जैसे ऐसे मसल्स ऐसे पाई जाएगी। दूसरी होती है जो स्टमक होता है इसके अंदर लेयर जो है ऐसे पाई जा रही है। दूसरी जो है सर्कुलर, मतलब ऐसे ऐसे सर्कल्स में पाई जाएगी। तीसरी है लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे। इस प्रकार से लेयर्स के अंदर मसल्स का अरेंजमेंट होता है। तो ये प्रॉब्लम बात कर रहे हैं, ये कंडीशन जो है इसको कैरेक्टरिस्टिक इसकी बात करें तो इट इज़ ए कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज बाय हाइपरट्रोफी और थिकनेस ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। जो पाइलोरिक रीजन होता है जो स्टमक का, मैं बता दूं पाइलोरिक रीजन कौन सा है, ये स्टमक। ये जो पाइलोरिक रीजन है यहाँ पे मसल्स जो होती है वो क्या देखने को मिलता है, इस पाइलोरिक रीजन के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है, मतलब सेल्स की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, तो पाइलोरिक रीजन में मसल्स जो होती है उसकी साइज बढ़ जाती है। और कौन सी मसल्स, 3 लेयर बताई है मैंने, और इन मसल्स में भी कौन सी मसल्स, सर्कुलर मसल्स। और सर्कुलर मसल्स कौन सी है, मिडल लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं काइम। काइम क्या होता है, काइम जो होती है पल्पी और एसिडिक और पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होता है।
पल्पी मतलब लिक्विड ही फूड होता है, एसिडिक होता है, स्टमक में होता है एसिडिक ही होगा। और पार्शियली मतलब आधा डाइजेस्ट हुआ फूड को अपन पल्पी बोल रहे हैं, एसिडिक बोल रहे हैं, पार्शियली बोल रहे हैं विथ प्रेजेंट स्टमक। ये कंटेंट जो पाया जाता है स्टमक के अंदर, इसी को बोला जाता है कायम। और स्टमक की एक सेल होती है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या करती है, एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है। वही एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। जो पीएच होती है स्टमक की, उसकी पीएच कितनी होती है कायम की, 1.5 to 3.5 पीएच देखने को मिलती है। एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। अपने को ये जो एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि पेप्सिनोजन जो होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है, और उसको एक्टिवेशन करने के लिए अपने को ये जो एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक एम्पिटी इज इन स्लो और इन प्रॉपर। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट का, बच्चे का जो स्टमक होगा वो धीरे धीरे खाली होगा, एम्पिटी खाली होगा। और मोस्ट कॉमनली ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, बट समटाइम ये एक्वायर्ड भी होती है। कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, बर्थ के साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम पीडियाट्रिक्स की है, मतलब छोटे बच्चों की है। ये एमएसएन का टॉपिक नहीं है, पीडियाट्रिक्स का है। सम टाइम एक्वायर्ड एक्सेसिव यूज, अब कभी कभार जो है मान लो बाय बर्थ नहीं हुआ है लेकिन जन्म के बाद हो गया, तो उसको बोला जाता है एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड कब होता है, जब कोई पेशेंट एक्सेसिव मात्रा में एरिथ्रोमाइसिन टेबलेट यूज़ करता है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब किसके साथ होता है, ज़्यादातर किसके साथ देखने को मिलता है, तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर मोस्टली ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है असेसमेंट करेंगे, इस पेशेंट का क्या असेस करेंगे कि जिससे अपन को पता लग सके कि इस पेशेंट में पाइलोरिक स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले पेशेंट के अंदर सबसे पहले उस पेशेंट में मोस्ट कॉमनली वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग मतलब उसको उल्टी होगी, और उल्टी की कुछ खास बात भी होगी। खास बात क्या होगी, नॉन बिलियस होगी, मतलब बाइल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरी बात फोर्सफुली होगा, जोर से वोमिटिंग होता है, उसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहलाता है। क्योंकि ये कैसा क्यों हुआ मैं बता देता हूँ। देखो ये स्टमक है, मैं बताता हूँ, ये स्टमक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, यहाँ प्रॉब्लम हुई तो खाना जो होता है वो ऐसे बाहर निकलता है। लेकिन हुआ क्या है, अब यहाँ पे ये गांठ लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, तो खाना तो खा रहा है, भर गया स्टमक, आगे जाएगा नहीं, इधर जाएगा नहीं, तो वापस इधर ही आना है वोमिटिंग के द्वारा। अब दूसरी बात ये है कि नॉन बिलियस का मतलब ये होता है बाइल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ होता है पेनक्रियाज, ये अपना कंटेंट रिलीज करता है, और लीवर जो होती है यहाँ होती है, और ये भी अपना कंटेंट रिलीज करता है, लेकिन फूड तो यहाँ आया ही नहीं ना, ऊपर से ही निकल गया वापस। तो नॉन बिलियस इसीलिए बोला है कि इसके अंदर बाइल्स प्रेजेंट नहीं होता है। और दूसरी बात, ना तो बाइल्स होता है ना बाइल साल्ट होते हैं। और ये प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इसलिए होता है कि जोर से बच्चा खड़ा है, इतना जोर से वोमिट करेगा कि कहीं 4 से 5 फीट दूर तक वोमिटिंग फेंकेगा, इतना फोर्सफुल। जो वोमिटिंग इज प्रोफेल्ड आर सम फीट अवे फ्रॉम चाइल्ड, मतलब मैंने यही तो बोला है कि वोमिटिंग जो होगी बहुत दूर तक फेंकेगा। क्रोनिक कंडीशन के अंदर कांस्टेंट हंगर लगता, मतलब इस पेशेंट का, बच्चे का ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि भाई खाएगा नहीं, खा तो रहा है लेकिन बाहर फेंक रहा है, पर आगे नहीं जा रहा है, तो ऐसा लगेगा कि क्रोनिक टाइम से लंबे टाइम तक बच्चा जो है भूखा लग रहा है। अगर फूड नहीं गया है तो एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा ही नहीं,
तो न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेगा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेगा तो कैलोरीज नहीं मिलेगी, कैलोरीज नहीं मिलेगी तो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होगा, हंगर, और उस पेशेंट के अंदर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हंगर देखने को मिलेगा। इसी बच्चों के अंदर देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि ना तो फूड जा रहा है ना वाटर जा रहा है, तो वाटर नहीं गया है तो डिहाइड्रेशन होगा, और फूड नहीं गया है तो उसकी एनर्जी पर फुलफिल नहीं हो रही है, उसका जो कैलोरीज नहीं मिल रही है तो उसका वेट भी लॉस होगा। नेक्स्ट, लेस बाउल मूवमेंट। उसका बाउल मूवमेंट कैसे करेगा? जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ गया ही नहीं है तो ना तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी देखने को नहीं मिलेंगे अपर पार्ट में, लेकिन लोअर पार्ट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाइपरट्रोफी। अब देखो, ओलिव शेप मास देखने को मिलता है इस डिजीज़ के अंदर। ओलिव शेप जो है कैसे? मैंने बोला है कि ये जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर, मैंने बोला है ये गांठ देखने को मिली है। ये बाहर की तरफ देखोगे इसको टच करके तो ऐसा लगेगा कि ये ओलिव शेप मास है, कोई मास है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। इस पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली वोमिटिंग होती है, और एनसीएल जब वोमिटिंग करता है तो एनसीएल जो भी स्टमक कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है, और एचसीएल को कैसा कंटेंट होता है? एसिडिक। और स्टमक के अंदर कैसा एनवायरनमेंट होता है? एसिडिक। तो यदि वोमिटिंग किया और वोमिटिंग करते ही एचसीएल बाहर आ गया, एनवायरनमेंट अंदर कैसा रह जाएगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। स्टमक के अंदर तो एल्केलोसिस होगा। कैसा होगा? एल्केलोसिस। डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट पेशेंट के पास में नहीं रहेगा बॉडी के अंदर, तो उस पेशेंट के अंदर कंसंट्रेट ऑफ यूरिन, जो यूरिन का कंसंट्रेशन होगा वो कैसा रहेगा? कंसंट्रेटेड, मतलब गाढ़ा यूरिन देखने को मिलेगा अपन को, और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ी हुई मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी आप लोगों को। नेक्स्ट है, और क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है? हाइपोकैलेमिया। पेशेंट के अंदर जो है कैलेमिया की जो है कम हो सकता है पोटेशियम का लेवल। जो रीनल पाथवे कैसे? हाइपोकैलेमिया कैसे? जब यूरिन के जब पानी पिया, पेशेंट ने पानी पिया तो बॉडी के अंदर गया नहीं, बाहर ही चला गया वापस। जो स्टमक के अंदर पोटेशियम जो था कहाँ पे? जो जब स्टमक के अंदर एचसीएल के साथ आ रहा था वो भी बाहर जा रहा है, तो वो भी पोटेशियम जो है कहाँ से आ रहा है? ब्लड वेसल्स से स्टमक में आ रहा है, स्टमक से बॉडी से बाहर हो रहा है। तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिली। रीनल पाथवे जो है डिहाइड्रेशन की वजह से वॉल्यूम जो है ब्लड का कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो पेशेंट की रीनल फ्लो भी कम होगा। रीनल फ्लो कम होगा तो रेनिन रिलीज कर देगी, क्योंकि भाई किडनी के पास फ्लूइड जाएगा तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं जाएगा तो बोलेगा मुझे वाटर की कमी है, तो एक सिग्नल भेजेगा। वो सिग्नल क्या है? रेनिन जैसे ही रिलीज होगा तो क्या होगा? रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन को इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, और वही एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है लीवर से कहाँ जाएगा? लंग्स में, और लंग्स से एसीई इनहिबिटर रिलीज करवा देगा। जैसे ही एसीई इनहिबिटर आएगा तो आते ही क्या करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, और एल्डोस्टेरोन को जो है रीनल से, जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन जैसे ही आएगा तो एक्सेसिव जितना भी पोटेशियम है फिर वो रिलीज करवा देगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है। गैस्ट्रिक पाथवे और क्या हो सकता है? मैंने यही तो बोला, स्टमक के अंदर क्या होता है? एचसीएल होता है, एचसीएल के साथ में हाइड्रोजन आयन भी होता है, पोटेशियम भी होता है। एचसीएल के अंदर एसिडिक H+ आयन की वजह से ही तो हो रहा है, वो है पोटेशियम जो ब्लड वेसल्स के अंदर पड़ा है, ब्लड वेसल्स में। वो क्या होगा? वोमिटिंग करेगा तो कंटेंट बाहर आएगा, तो पोटेशियम भी बाहर आ जाएगा। पोटेशियम बाहर आ जाएगा तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। पेशेंट का बेरियम मील एक्सरे करवा दो, या आप करवा सकते हैं। बेरियम का मतलब होता है एक डाई होती है जो स्टमक के अंदर डाली जाती है और बाहर से उसका एक्सरे लिया जाता है। एब्डोमिनल सोनोग्राफी करवा दो उस पेशेंट की, एब्डोमिनल मतलब पेट का। कॉन्ट्रास्ट USG करवा दो, ये भी डाई होती है एक तरीका के, जिससे अल्ट्रासाउंड के नाम से जाना जाता है।
इस पेशेंट का पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो अपर साइड में देखने को मिलता है, मतलब जो अपनी अम्लाइकल कॉर्ड होती है उसके ऊपर तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट फील होगा, नीचे की तरफ नहीं फील होगा। इस कंडीशन को बोला जाता है कैटरपिलर साइन के नाम से। मैनेजमेंट क्या करोगे? मैनेजमेंट अपन ये कर सकते हैं कि बिफोर एनी सर्जरी प्रोसीजर मेंटेन करना है। सबसे पहले यदि पेशेंट की सर्जरी नहीं हुई है तो सर्जरी होने वाली है, उससे पहले पेशेंट अपने पास आते ही उसका फ्लूइड लेवल को मेंटेन करना है, आईवी लाइन पे पेशेंट को डाल देना है, फिर पेशेंट को मेडिसिन देना है। एट्रोपिन थेरेपी दे सकते हो जिसकी डोज हो सकती है 0.01 mg पर केजी डोज, मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देनी है। बच्चे की वो वेट यदि 5 kg है तो 5 किलो यहाँ पे डालो, डोज जो है मल्टीप्लाई करके उसका निकाल के उस पेशेंट को दे दो। फिर बैलून डायलेटर, जो जहाँ पे गांठ बनी है वहाँ पे एक कैथेटर के द्वारा वहाँ पे एक बैलून जाएगा, उस बैलून को इन्फ्लेट कर दिया जाएगा जिससे वो गांठ जो है उस पर प्रेशर डाला जाएगा। प्रेशर डाल के उस गांठ को नीचे की तरफ दबा दिया जाएगा। पाइलोरोमायोटोमी करवा सकते हो। पाइलोरो का मतलब होता है पाइलस, माइलो का मतलब होता है मसल, टमी का मतलब होता है इंसिजन, जो प्रेडेट रमेस्टेटेड सर्जरी के नाम से जाना जाता है। इस पेशेंट के अंदर ये कर सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट अपन क्या कर सकते हैं? प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले क्या करेंगे अपन? अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है, ऑपरेशन होने के बाद क्या करेंगे, और हो गया है तो होने से पहले क्या करेंगे, और होने के बाद क्या करेंगे। प्री ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर मॉनिटर करेंगे सबसे पहले हाइड्रेशन कैसा है पेशेंट का, इनपुट आउटपुट चार्ट चेक करेंगे, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है वो चेक करेंगे, डेली वेट पेशेंट का जो है वो चेक करेंगे। पेशेंट को एनपीओ बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले 8 घंटे पहले से ही उस पेशेंट को कुछ भी खाना पीना नहीं देना है। गैस्ट्रिक लावाज बिफोर सर्जरी, पेशेंट का लावाज और गावाज, लावाज का मतलब होता है निकालना और गावाज का मतलब होता है दिया जाता है। पेशेंट को लावाज करके चेक कर लेना है। प्लेस ए नर्सिंग ट्यूब पेशेंट को एनजी ट्यूब लगा देनी है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। चेक करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेशन के बाद क्या कर सकते हो? मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट, एनपीओ रखना ही है। आईवी लाइन कितना दोगे? 100 ml पर केजी के हिसाब से पर डे, ठीक है। आईवी फ्लूइड अंटिल बाउल साउंड नॉट अपीयर, मतलब फ्लूइड आईवी फ्लूइड अंटिल कब तक देना है? जब तक साउंड, स्टमक का जो बाउल साउंड है वो लोअर एब्डोमिनल में नहीं आ जाता तब तक देना है। 18 से 24 घंटे, सर्जरी के 18 से 24 घंटे तक नहीं दिया जाता है, उसके बाद दे सकते हो। नॉर्मल फीडिंग स्टार्ट आप फ्रॉम 24 घंटे बाद नॉर्मल फीडिंग करवा सकते हैं अपन। वी कैन गिव ग्लूकोज वाटर एट 4 से 6 आवर, आप जो है ग्लूकोज का वाटर मुंह पे हल्का हल्का उसके लगा सकते हो गोज की सहायता से। इनिशियली स्मॉल और फ्रीक्वेंटली फीडिंग करवाओ। स्टार्टिंग में जो है सर्जरी होने के बाद ये नहीं है कि उसको फुल भरपेट का खाना खिला दिया जाता है, नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा उसको इनिशियल टाइम में जो है तो स्मॉल और मतलब कम दो और बार बार दो। और इंटरमिटेंट बर्फिंग, मतलब उसको पीछे से जैसे ही खाना खिलाते हो, खाना खिलाने के बाद पीछे की तरफ से थपथपाना होता है उसकी पीठ को। चेक साइन ऑफ इन्फेक्शन एट इंसिजन साइट, और ये भी चेक करते रहना है कि जब भी जहाँ भी कट लगा है पेशेंट को, सर्जरी हुई है, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। वो कैसे पता चलेगा? रेडनेस तो नहीं हो रहा है वहाँ पे, डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, पस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, ये चेक करते हुए रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पाइलोरोमायोटोमी का जो है कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इस सर्जरी का ड्यू टू पाइलोरोस्पाज्म। तो इसका जो है मिथाइल नाइट्रेट दे सकते हो। इसका मैनेजमेंट क्या करना है? इसका कॉम्प्लिकेशन पाइलोरोमायोटोमी का तो कॉम्प्लिकेशन क्या है? पाइलोरोस्पाज्म, स्पाज्म आ सकता है, सिकुड़ सकती है वो जगह, लेकिन वहाँ पे आप ट्रोपिन या फिर मिथाइल नाइट्रेट दे दो। कितना दे दो? 0.6 mg पर केजी डोज के हिसाब से। थैंक यू गाइज, थैंक यू लिसन करने के लिए।